बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एक्यूट माइलोजेनियस ल्यूकीमिया। जैसा कि हम वाइट ब्लड सेल्स की सीरीज़ को स्टार्ट कर चुके हैं और इसके अंदर हमने एक ल्यूकीमिया को डिस्कस कर लिया था जिसका नाम था एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। हमने फर्स्ट वीडियो में भी मैंने जैसा कि बताया था कि एक्यूट का वर्ड जहाँ पे भी आ जाए तो इससे हमें पता चलता है कि ये इमेच्योर सेल्स का कैंसर है। जैसा कि हमने कहा था कि ठीक हो गया। जैसा कि हमने हेमेटोपोइसिस की सीरीज़ पढ़ी थी कि फॉर्मेशंस ऑफ ब्लड कैसी होती है और ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन कैसी होती है, जो कि हमने कहा था कि हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं बोन मैरो के अंदर, जो कि माइलॉइड स्टेम सीरीज़ और लिम्फोइड स्टेम सीरीज़ को बनाते हैं। देन आगे माइलॉइड स्टेम सीरीज़ और लिम्फोइड स्टेम सीरीज़ फिर आगे ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करवाती है। जैसा कि हमने कहा था कि माइलॉइड स्टेम सीरीज़ के अंदर चार तरह के सेल्स बनते हैं। एक एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, एक ल्यूकोसाइट्स होती है जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, और एक प्लेटलेट होते हैं। प्लेटलेट्स को हमने सेल्स का नहीं कहा था क्योंकि ये मेगाकैरियोसाइट्स की आउट ग्रोथ होती है जो कि डीटैच होती है। उसके बाद हमने मोनोसाइट्स कहा था। मोनोसाइट्स, यहाँ पे मैं सारी सीरीज़ तो नहीं ड्रा करूँगा, यहाँ पे मैं सिर्फ जस्ट समझाने के लिए कि ये सारा प्रोसीजर होता है एरिथ्रोब्लास्ट से, फिर आगे जाके एरिथ्रोसाइट्स बन जाते हैं और इसका जो सारा प्रोसीजर होता है स्टेप वाइज, फिर आगे जाके ये ल्यूकोसाइट्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक हो गया। देन आगे फिर इसकी टाइप्स होती है, न्यूट्रोफिल होती है, बेसोफिल होती है और इयोसिनोफिल होती है। मेगा कैरियोब्लास्ट जो होते हैं ये फिर आगे जाके प्लेटलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मोनोब्लास्ट जो होते हैं ये फिर आगे जाके देन मोनोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा जो ताल्लुक होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा वास्ता पड़ेगा माइलॉइड स्टेम सीरीज़ से। हमने लिम्फोइड स्टेम सीरीज़ को डिस्कस नहीं करना यहाँ पे, तो इसलिए हम उसको ड्रा भी नहीं करेंगे। और माइलॉइड स्टेम सीरीज़ में भी हम इसके कुछ कुछ पॉइंट को ड्रा करेंगे जिनकी हमें ज़रूरत होगी, सारा स्केच नहीं हम बनाएंगे। जिसने कंप्लीट वीडियो इसकी हेमेटोपोइसिस की देखनी है वो दूसरे नॉर्मल फिजियोलॉजी में जाकर यूट्यूब से देख सकता है। अब देखें, हमने ये कहा कि एरिथ्रोब्लास्ट जो होते हैं ये इमेच्योर सेल होते हैं और ये माइलॉइड स्टेम सीरीज़ के अंदर होते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि ग्रैन्युलोब्लास्ट जो होते हैं ये इमेच्योर सेल्स होते हैं। इसी तरह मेगा कैरियोब्लास्ट भी इमेच्योर होते हैं। अब सवाल ये होता है कि इनको मैच्योर करने में ये जो एरिथ्रोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं जिनकी बॉडी को ज़रूरत होती है, इनको मैच्योर करने में एक एंजाइम होता है MPO, माइलो पर ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, इधर भी होता है। माइलॉइड स्टेम सीरीज़ के जितने भी इमेच्योर सेल्स हैं उनके ऊपर MPO सेल एंजाइम होता है जो कि इन इमेच्योर सेल्स को मैच्योर सेल्स में कन्वर्ट करता है। हमने कहा कि अगर माइलॉइड स्टेम सीरीज़ के इमेच्योर सेल्स जैसा कि एरिथ्रोब्लास्ट हो गया, ग्रेन्युलोब्लास्ट हो गया, मेगा कैरियोब्लास्ट हो गया, मोनोब्लास्ट हो गया, इनका कैंसर अगर हो जाता है तो इसको हम एक्यूट माइलोजीनियस लोकीमिया कहते होते हैं। एक्यूट माइलोजीनियस लोकीमिया के अंदर क्या होता है कि ये एक बोन मैरो कैंसर है। इसके अंदर माइलॉइड स्टेम सीरीज़ के अंदर जो एरिथ्रोब्ला जो
ब्लास्ट सेल्स होते हैं, इमेच्योर सेल्स होते हैं, उनका लेवल जो होता है वो नॉर्मल लेवल से इंक्रीज़ कर जाता है और मोर देन 20% हो जाता है। एक्यूट माइलोजेनियस को हम सिंपली AML भी लिखते होते हैं। वो कहता है कि एक्यूट माइलोजेनियस ल्यूकीमिया ऐसा कैंसर है जिसके अंदर माइलॉइड स्टेम सीरीज़ के इमेच्योर सेल्स का जो लेवल होता है वो मोर देन 20% हो जाता है। नॉर्मली मैंने बताया था आपको कि ब्लास्ट सेल्स जो होते हैं इनका जो लेवल होता है लेस देन 2% होता है। तो जब ये मोर देन 20% हो रहा है तो हमें पता चल रहा है कि बोन मैरो के अंदर कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी आ रही है, सेल्स की जो है वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है। तो जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी, सेल्स का इतना ज़्यादा लेवल इंक्रीज़ होगा तो हमें पता चल जाता है कि बोन मैरो के अंदर कोई ना कोई कैंसर है। अब हमें ये तो पता चल गया कि ब्लास्ट सेल्स का कैंसर है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये माइलॉइड स्टेम सीरीज़ के अंदर तो ग्रैन्युलोब्लास्ट भी आ जाते हैं, एरिथ्रोब्लास्ट भी आ जाते हैं, मेगा कैरियोब्लास्ट भी आ जाते हैं। इसी तरह लिम्फोइड स्टेम सीरीज़ के अंदर लिम्फोब्लास्ट जो कि टी लिम्फोब्लास्ट आ जाते हैं, बी लिम्फोब्लास्ट आ जाते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये AML है, एक्यूट माइलोजेनियस ल्यूकीमिया है, या ये ALA एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया है? तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये AL है या AML है? मतलब ये कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया या एक्यूट माइलोजेनियस ल्यूकीमिया। तो इसके डिफरेंस के लिए हमें जो है एक एंजाइम होता है, ये देखें, माइलोपार ऑक्सीडेज एंजाइम। माइलॉइड स्टेम सीरीज़ के जितने भी इमेच्योर सेल्स होंगे उनके ऊपर माइलोपार ऑक्सीडेज एंजाइम होगा जो कि इनको इमेच्योर से मैच्योर में कन्वर्ट करता है। जबकि लिम्फोब्लास्ट सेल्स के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है TDT, टर्मिनल डी ऑक्सी न्यूक्लियोटिडल ट्रांसफेरेज। ये जो होता है ये लिम्फोइड स्टेम सीरीज़ के अंदर लिम्फोब्लास्ट सेल्स को फिर आगे लिम्फोसाइट्स में, मतलब ये कि इमेच्योर सेल्स को मैच्योर सेल्स में कन्वर्ट करता है। ये एक मेन डिफरेंस होता है। अब हमने फॉर एग्जांपल एक बंदे का जो है, एक बंदे के अंदर हमें ब्लास्ट सेल्स का जो है लेवल वो मोर देन 20% मिल गया, हमें ये तो पता चल गया कि इस बंदे को कैंसर है। तो उसके लिए हमने लैब इन्वेस्टिगेशन करवाई और लैब इन्वेस्टिगेशन करवाने पर अगर उस बंदे के अंदर MPO पॉजिटिव मिल जाता है तो हमें पता चल जाता है कि ये एक्यूट माइलोजेनियस ल्यूकीमिया है। क्योंकि जब MPO पॉजिटिव होगा, एबनॉर्मल होगा, डिफेक्टिव होगा, तो ये माइलॉइड स्टेम सीरीज़ के ब्लास्ट सेल्स को इमेच्योर सेल्स को मैच्योर सेल्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। जब ये कन्वर्ट नहीं कर पाएगा तो बंदे के अंदर जो होगा वो एक्यूट माइलोजेनियस ल्यूकीमिया होगा। इसी तरह एक और बंदा जिसके अंदर हमें TDT, टर्मिनल डी ऑक्सी न्यूक्लियोटिडल ट्रांसफेरेज पॉजिटिव मिल जाता है और साथ में ब्लास्ट सेल्स जो हैं वो मोर देन 20% मिल जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इस बंदे को एक्यूट लिम्फो ब्लास्टिक ल्यूकीमिया है। उसके बाद वो कहता है कि ये जो एक्यूट माइलोजेनियस ल्यूकीमिया होता है, एक्यूट माइलोजेनियस ल्यूकीमिया के अंदर पेशेंट को जो सिम्टम्स होते हैं वो क्विकली आते हैं, जल्दी आते हैं। क्योंकि हमने कहा था कि दो तरह की डिजीज़ होती है, एक क्रोनिक होती है और एक एक्यूट होती है।
क्रोनिक जो होती है वो मंथ टू ईयर चलती होती है बॉडी के अंदर, और एक्यूट जो होती है ये वीक्स टू मंथ चलती होती है। अब एक्यूट जो भी डिज़ीज़ होगी उसके अंदर पेशेंट को सिम्टम्स जो आते हैं वो सडनली आते हैं। उसके बाद वो कहता है कि एक्यूट माइलोजीनियस लोकीमिया जो है ये कॉमनली जो इसकी एज ऑनसेट है वो 60 ईयर्स है, 50 ईयर टू 60 ईयर ओल्ड। मतलब ये कि ये ज़्यादातर बूढ़ों में होता है कैंसर। उसके बाद इस एक्यूट माइलोजीनियस लोकीमिया की आगे क्लासिफाइड इसको किया जाता है, इसकी आगे फिर मज़ीद टाइप्स हैं। जैसा कि अब तो हमने ये पढ़ा है ना कि ये माइलॉइड स्टेम सीरीज़ के इमेच्योर सेल्स का कैंसर है। अब हम इसको आगे स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर तो अरिथ्रोब्लास्ट के ऊपर ये एमपीओ एब्सेंट होता है या इसकी चेंजिंग आती है तो फिर इसका कौन सी कंडीशन आएगी, और अगर ग्रैन्युलोब्लास्ट पर इस एमपीओ की चेंजिंग आती है या इसके अंदर डिफेक्ट आता है या कोई एबनॉर्मेलिटी आती है तो फिर हम कौन से इसके अंदर कंडीशन होगी। इसी तरह अगर मेगा कैरियोब्लास्ट के ऊपर एमपीओ जो है वो एब्सेंट होता है या इसके अंदर कोई डिफेक्ट आ जाता है, जेनेटिकली डिफेक्ट आ जाता है या इसके अंदर कोई क्रोमोसोम्स की डिसलोकेशन आ जाती है तो उसकी वजह से फिर इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे। इसी तरह मोनोब्लास्ट के ऊपर भी एमपीओ होता है जो कि इसको मोनोसाइट्स में कन्वर्ट करता है। तो इसके ऊपर अगर एमपीओ में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आ जाती है या एमपीओ एब्सेंट होता है तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम मोनोब्लास्टिक लोकीमिया कहते होते हैं। तो हम जो है वो स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा APL, एक्यूट प्रो माइलोब्लास्टिक लुकीमिया इसको कहते होते हैं। तो मैं इसको शॉर्ट वर्ड में APL से ही लिखूँगा अब। APL जो है ये एक साइटो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, ये एक जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ है। इसके अंदर होता क्या है कि क्रोमोसोम 15 और क्रोमोसोम 70 जो होता है इनकी ट्रांसलोकेशन हो जाती है। मतलब ये कि ट्रांसलोकेशन का मतलब ये होता है क्रोमोसोम 15 का कुछ हिस्सा जो होता है वो क्रोमोसोम 17 पर ट्रांसलोकेट कर जाता है, और क्रोमोसोम 17 का जो कुछ हिस्सा होता है वो 15 पर ट्रांसलोकेट कर जाए तो इसको हम ट्रांसलोकेशन कहते होते हैं। तो जब इसकी ट्रांसलोकेशन होती है क्रोमोसोम्स की इनकी, तो इस वजह से जो रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर होते हैं उनके अंदर डिफेक्ट आ जाता है, डिसरप्शन आ जाती है, डिफेक्ट आ जाता है, एबनॉर्मेलिटी आ जाती है ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। Disruptions occur on इनोइक एसिड। ये एक वाइट ब्लड सेल सीरीज़ का कैंसर है। अब देखें कि जब एक्यूट प्रोमाइलोब्लास्टिक लुकीमिया के अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आ रही है जिसके अंदर क्रोमोसोमल डिसलोकेशन आ रही है, तो इसकी वजह से फिर आगे जो रेटिनोइक एसिड का रिसेप्टर होता है उसके अंदर चेंजिंग आ जाती है। हमने विटामिन ए को पढ़ा था, उसके हमने डिफरेंट नेम्स पढ़े थे, जिस तरह रेटिनोल पढ़ा था, रेटिनोइक एसिड पढ़ा था। तो जब विटामिन ए के रिसेप्टर के अंदर डिफेक्ट आ जाता है, डिसरप्शन आ जाती है, कोई चेंजिंग आ जाती है, तो जब रिसेप्टर के ऊपर चेंजिंग आएगी तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी। तो याद रखें कि ये जो एमपीओ होता है ये इमेच्योर सेल्स को मैच्योर सेल्स में कन्वर्ट करता है। तो ये एमपीओ अकेला काम नहीं कर सकता। एमपीओ कहता है कि भाई मुझे कोई ना कोई बंदा दो, मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता। तो याद रखें जो विटामिन ए होता है वो एज अ को फैक्टर काम करता है इसके ऊपर। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है
तो भी ये इमेच्योर सेल मैच्योर में कन्वर्ट नहीं होंगे। और अगर एमपीओ में डिफेक्ट आ जाता है या एमपीओ की डेफिशिएंसी हो जाती है या एमपीओ जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, तो भी ये जो इमेच्योर सेल होंगे वो मैच्योर सेल में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो इससे हमें ये पता चला कि इन दोनों का होना ज़रूरी है, विटामिन ए और एमपीओ का, दोनों का एक नॉर्मल फॉर्म में और एक नॉर्मल कंडीशन में होना ज़रूरी है। और अगर किसी पेशेंट में क्रोमोसोमल डिसलोकेशन, और वो क्रोमोसोमल डिसलोकेशन क्रोमोसोम 15 और क्रोमोसोम 17 के ऊपर आ जाती है, तो इस वजह से रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर की जो है वो डिसरप्शन आ जाती है। जब डिसरप्शन आएगी तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी आ जाती है। जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी आएगी तो बंदे के अंदर जो होगा वो एपीएल आएगा, एक्यूट प्रो माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होगा। अब इसके अंदर हम क्लिनिकल फ़ीचर देख लेते हैं कि पेशेंट के अंदर क्लिनिकल फ़ीचर हमें देखने को क्या मिलेंगे। अब एयर रोड्स क्या होता है? ये एक खाल मार्क है, एक्यूट प्रो माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया का एक खाल मार्क है एयर रोड्स। अब ये चीज़ क्या होती है? अब ये देखें, सपोज करें कि ये एक माइलोब्लास्ट सेल है और इसके अंदर एमपीओ भरा हुआ है, माइलो पर ऑक्सीडेज एंजाइम्स, जो कि माइलॉइड स्टेम सीरीज़ के इमेच्योर सेल्स को मैच्योर सेल में कन्वर्ट करता है। तो जब माइलोब्लास्ट सेल्स का साइज़ इंक्रीज़ होगा, जो कि मोर देन 20% हो जाता है, जब इनका साइज़ इंक्रीज़ होगा तो ये एमपीओ के ऊपर एक खौफ सा तारी हो जाता है, जिसकी वजह से एमपीओ जो होता है ये आपस में क्लम्प की फॉर्म में नीडल शेप इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और आपस में ये एक गुच्छे की तरह जुड़ जाता है। तो जब डॉक्टर्स ने माइलोब्लास्ट सेल्स को अंडर माइक्रोस्कोप देखा तो डॉक्टर्स को ये एक क्लम्प की शक्ल में मिला, जिसको उन्होंने एयर रोड्स का नाम दे दिया था। उसके बाद वो क्या कहता है कि एपीएल इंक्रीज रिस्क ऑफ डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर coagulation। APL increase risk of disseminated intravascular coagulation। अब ये एक प्लेटलेट्स डिसऑर्डर का एक अलहदा से टॉपिक है। अब ये डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन क्या होती है कि वेसल्स के अंदर एबनॉर्मल प्लेटलेट्स की वजह से क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है। तो जब वेसल्स के अंदर एबनॉर्मल प्लेटलेट्स की वजह से क्लॉट फॉर्मेशन होगी तो क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से फ्री प्लेटलेट्स जो होंगे उनका लेवल कम होगा। जब फ्री प्लेटलेट्स का लेवल कम होगा तो पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। जब ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो इस कंडीशन को हम डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन कहते होते हैं। अब हम देखते हैं कि एपीएल के अंदर ये क्यों कंडीशन आती है। ये तो एक प्लेटलेट डिसऑर्डर की कंडीशन है, तो ये इसके अंदर क्यों आती है। अब देखें, हमने कहा था कि एपीएल के अंदर एमपीओ की डेफिशिएंसी हो जाती है। जब एमपीओ की डेफिशिएंसी होगी तो हमने ये कहा था कि ये माइलॉइड स्टेम सीरीज़ के तमाम सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो जब एमपीओ की डेफिशिएंसी होगी तो ये इमेच्योर सेल्स को मैच्योर में कन्वर्ट नहीं करेगा। जब मैच्योर में कन्वर्ट नहीं करेगा तो उस बंदे के अंदर ब्लास्ट सेल्स का लेवल जो होगा वो इंक्रीज़ होगा और रिज़ल्टेंट उस बंदे के अंदर क्या होगा कि मैच्योर सेल्स जो होंगे उनका लेवल जो होगा वो डिक्रीज़ होगा। मैच्योर सेल्स का लेवल डिक्रीज़ होगा तो जब प्लेटलेट्स का लेवल डिक्रीज़ होगा तो उस बंदे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। और जब ब्लास्ट सेल्स का लेवल इंक्रीज़ होगा
तो उस बंदे के अंदर जो है वो एबनॉर्मली ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होगी, ब्लड वेसल्स के अंदर जो होगी वो क्लॉट फॉर्मेशन होगी। जब ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन होगी एबनॉर्मल प्लेटलेट्स की वजह से, तो बोन मैरो ये समझेगी कि आगे बॉडी को जो है वो प्लेटलेट्स नहीं मिल रहे उनकी नॉर्मल रेंज के मुताबिक। तो बोन मैरो का अंदर जो होगी वो उसके काम करने की एबिलिटी जो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी, बोन मैरो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेगी। वो चाहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट्स को प्रोड्यूस करूँ। तो जब वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेगी तो वो एबनॉर्मल प्लेटलेट्स बनेंगे। जब एबनॉर्मल प्लेटलेट्स बनेंगे तो वेसल्स के अंदर कागुलेशन होगी। जब वेसल्स के अंदर कागुलेशन होगी तो फ्री प्लेटलेट्स का लेवल जो होगा वो डिक्रीज़ होगा। जब फ्री प्लेटलेट्स का लेवल डिक्रीज़ होगा तो पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग होगी, जिसमें मिकोजल ब्लीडिंग हो सकती है, गम्स ब्लीडिंग, जीआईटी ब्लीडिंग। सो ये सारे सिम्टम्स फिर हमें इस पेशेंट के अंदर देखने को मिलती होती है एपीएल वाले में पेशेंट के अंदर। उसके बाद वो कहता है कि एपीएल जो है ये थर्ड स्टेज है। एक्यूट माइलोजीनियस लुकीमिया की टोटल 7 स्टेज होती है। अगर कोई पेशेंट 6 और 7 स्टेज के अंदर आता है तो उसकी प्रोग्नोसिस जो होती है वो बहुत बैड होती है। तो वो कहता है कि एक्यूट प्रोमाइलोब्लास्टिक लुकीमिया जो है ये थर्ड स्टेज का लुकीमिया है और इसकी एक गुड प्रोग्नोसिस है। एपीएल हैव गुड प्रोग्नोसिस। उसके बाद हम इस बंदे के अंदर ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर अगर तो हमें पता है कि इस बंदे के अंदर क्रोमोसोमल डिसलोकेशन है और उसकी वजह से रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर की डिसरप्शन आ जाती है, तो फिर हम इस बंदे को जो है वो एट्रा देंगे, एट्रा। एट्रा जो होती है ये विटामिन ए के इंजेक्शन होते हैं। इनकी जो फुल फॉर्म होती है इनको हम कहते होते हैं ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड। तो जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी बंदे के अंदर पूरी हो जाएगी, बंदे के अंदर विटामिन ए एक नॉर्मल रेंज के अंदर होंगे, तो वो एमपीओ के ऊपर एज अ को फैक्टर अपना नॉर्मली काम करेंगे और एमपीओ जो होगा वो इमेच्योर सेल्स को जो है वो मैच्योर सेल में कन्वर्ट करेगा। तो बंदे के अंदर कंडीशन जो होगी वो ठीक होती जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्यूट माइलोजीनियस लुकीमिया एंड एपीएल।